बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एसिड्स होते क्या हैं, कि एसिड्स हम लोग बोलेंगे किसको या फिर पहचानेंगे कैसे कि ये एसिड्स हैं। तो हम लोग सीधा प्रॉपर्टी पे आते हैं। इसके ऐसे सिंपल सा डेफिनेशन है कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर सोअर इन टेस्ट। जो स्वाद में खट्टे होते हैं वो एसिड्स कहलाते हैं। लेकिन हम लोग डायरेक्टली इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी लिखेंगे वो लिखेंगे कि द सब्सटेंसेस which are sour in taste turns blue litmus paper to red, turns blue litmus paper to red aqueous solution conducts electricity मतलब जिसका एक्वस सॉल्यूशन जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, साथ ही साथ रिएक्ट्स विथ एसिड with metals to form हाइड्रोजन गैस। मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अगर किसी मेटल के साथ अपन रिएक्ट करा देते हैं किसी एसिड को, तो एक तो ये मेटल सॉल्ट बना लेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस जो होगी वो रिलीज हो जाएगी। जैसे हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने जिंक ले लिया और इसका रिएक्शन करा देंगे हम हाइड्रोजन क्लोराइड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बन जाएगा जिंक क्लोराइड ZnCl2 और प्लस H2। जो गैस होगी वो लिबरेट हो जाएगी। पहुँचे यहाँ तक सब लोग? फिर इसके आगे चलते हैं हम लोग। चैनल को अभी तक आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे सब लोग। reacts with metal carbonates or metal bicarbonates to form metal salt water and CO2 गैस। मतलब मेटल कार्बोनेट को अपन शॉर्ट लिख लेते हैं यहाँ। मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ जब हम एसिड को रिएक्ट करा देंगे तो ये एसिड्स हमारे पास मेटल का सॉल्ट दे देगा प्लस वाटर और साथ ही साथ CO2 गैस रिलीज होगी। सबसे पहला था कि सोअर इन टेस्ट, इट मीन्स कि स्वाद में खट्टा होगा। टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब ये लिटमस क्या होता है? तो लिटमस जो होता है वो एक तरह का इंडिकेटर होता है। अभी आगे हम लोग जानेंगे। ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देगा और जिसका एक्वस सॉल्यूशन, मतलब अगर हम पानी के साथ एसिड का सॉल्यूशन बनाएं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। साथ ही साथ अगर मेटल्स के साथ हम एसिड को रिएक्ट करा देते हैं तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म करेगा। और अगर हम मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे किसी एसिड को तो वो हमको जैसे Na2CO3 ये अपने पास मेटल कार्बोनेट है,
और NaHCO3 अपने पास मेटल का बाइकार्बोनेट है। इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करा देते हैं तो ये बना लेगा NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। आप लोग खुद से इसे बैलेंस कर लेंगे। बैलेंसिंग में अगर कोई परेशानी है तो वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, एक बार उसको रेफ़र करें, एक बार आप लोग देखें उसको। चलिए, तो यहाँ तक सब लोग पहुँचे, उसके बाद फिर आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलें, रेस करता हूँ। एसिड्स को अगर आप बेसिस, जिसको कि अल्कली हम लोग बोलेंगे, आगे जानेंगे अल्कली क्या होता है, इसके साथ अगर हम रिएक्ट करा देते हैं तो ये बना लेता है सॉल्ट और विथ वाटर। इसी रिएक्शन को, ये पूरा का पूरा जो रिएक्शन होगा हमारे पास, यही रिएक्शन कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये जो रिएक्शन होता है ये होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एक एसिड है अपने पास HCl, दूसरा एक बेस है अपने पास NaOH। हमने इसे बनाया NaCl और प्लस H2O। ये हमारे पास एक उदाहरण है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के। किसी भी एसिड के साथ अगर हम बेसिस को मिलाएंगे, अल्कली को मिलाएंगे, अभी डिटेल में जानेंगे अल्कली क्या होता है, तो वो क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर देगा हमारे पास। आगे चलते हैं हम। एसिड्स को अगर हम मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा दें तो ये वापस से हमारे पास मेटल को सॉल्ट बनाता है, मेटल सॉल्ट प्लस H2O, मेटल सॉल्ट और प्लस H2O बनाता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए कि CuO प्लस एसिड ले लिया हमने HCl, यहाँ पे बना लेगा CuCl2 और प्लस H2O। मतलब किसी मेटल का अगर हम ऑक्साइड लेते हैं और उसको अगर हम एसिड से के साथ रिएक्ट करा देंगे तो ये एक तो मेटल का साल्ट बना लेगा और साथ ही साथ वाटर बनेगा। चलते हैं आगे कि मेटल के अगर हाइड्रोक्साइड ले लें हम तो फिर से सॉल्ट और वाटर बना लेता है। जैसे एसिड के साथ मेटल हाइड्रोक्साइड ले लिया तो इस बार भी अपने पास मेटल का सॉल्ट तो बनेगा और प्लस वापस से वाटर बनेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम कि HCl लिया हमने और MgOH ट्वाइस ले लिया, तो इससे हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा MgCl2 और प्लस H2O। क्लियर है सबको यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताएं। उसके बाद आखिरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एसिड्स जो होते हैं वो आर कोरोजिव इन नेचर, मतलब कोरोजन उत्पन्न करने की क्षमता होती है एसिड्स में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी प्रॉपर्टीज थी एसिड्स का जो हमें स्टडी करना था क्लास 10th में। चलते हैं इसके आगे, जल्दी से आप लोग नोट डाउन करें, फिर इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं। उसके बाद एसिड्स के हम लोग टाइप्स देखने वाले हैं। अब ये जो टाइप्स ऑफ एसिड है उसमें बेसिस जो है, बहुत सारे बेसिस आप ले सकते हो। जैसे ओरिजिन के आधार पे बता सकते हो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आधार पे आप उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेंथ के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो एक बार हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ
ओरिजिन। सबसे पहला हम लोग जानेंगे कि बेसिस हमारा क्या है, ओरिजिन, जहाँ से निकला है उसके आधार पे हम एसिड और बेस को किन किन पॉइंट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं वो देखिए। जैसे कि सबसे पहले हमने लिया ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। तो दूसरा जो होगा हमारे पास ओरिजिन के बेसिस पे वो होगा मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड। अब डायरेक्टली हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो भी निकल के आएगा पाया जाता है ये फ्रूट्स में, और फ्रूट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो कहलाएगा हमारे पास ऑर्गेनिक एसिड। और जो भी नॉन लिविंग पार्ट से निकल के आएगा, जो भी अर्थ से निकल के आएगा वो हमारे पास मिनरल एसिड होगा। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा अपने पास, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लिख लीजिए आप, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड etc। इसमें आप लिख लेंगे सिट्रिक एसिड के बाद लैक्टिक एसिड, उसके बाद आप लिख लेंगे टार्टेरिक एसिड etc। उसके बाद दूसरा जो हम लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ के आधार पे हम एसिड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। इस आधार पे हम दो भागों में क्लासिफाई करते हैं स्ट्रेंथ के आधार पे, और वो जो भाग होगा, दो अलग अलग जो पार्ट्स होंगे एसिड्स के, वो हमारे पास है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड। नाम से ही लग रहा है कि एक मजबूत होगा तो दूसरा कमज़ोर होगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे, जो कम्प्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है एक्वा सॉल्यूशन में डालने के बाद अपने आयंस में, विच डिसोसिएट्स completely into its ions in aqueous solution। मतलब जो आसानी से डिसोसिएट हो जाता है अपने आयंस में एक्वस सॉल्यूशन में, वह स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे। ऑल द मिनरल एसिड, ऑल द मिनरल एसिड, all the mineral acids are strong। जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो आसानी से डिसोसिएट नहीं होगा। which does not dissociate completely into its ions in aqueous solution। All organic acids are weak। दो और टाइप देखना है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। On the basis of their concentration, मतलब अपने concentration के आधार पे हम कैसे क्लासिफाई करेंगे एसिड को। तो इसमें भी दो पार्ट होगा। सबसे पहला होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, और दूसरा होगा अपने पास डाइल्यूट एसिड। इसी को हम लोग डिल लिखा हुआ देखते हैं और इसको हम लोग कॉन्क से डिनोट करते हैं। जानते हैं ये दोनों एसिड क्या होगा, कि एक ऐसा एसिड जो
the acid which contains minimum possible amount of water in it, the acid which contains minimum possible amount of water in it, मतलब जिसमें वाटर की मात्रा कम होगा वैसा एसिड हमारे पास कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड, जबकि विच contains more water than acid is dilute। इसमें एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे मिलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे मिला रहे हैं। ज़्यादा पानी मिला देंगे एसिड के कंपैरिजन में तो वो डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर पानी की मात्रा एसिड से कम है तो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। आगे देखते हैं। फोर्थ पॉइंट कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, इसके आधार पे जो होगा मोनोप्रोटिक, दूसरा होता है डाइप्रोटिक, द एसिड which produce 1 mole H+ ions, the acid which produce 1 mole H+ ion per mole of acid, per mole of acid is called monoprotic। मतलब मोनोप्रोटिक का मतलब जो 1 मोल H+ आयन देगा। डाइप्रोटिक क्या होगा, जो 2 मोल देगा, 2 moles H+ ions per mole of acid, moles of acid। इसी तरह ट्राइप्रोटिक होगा और इसी तरह so on and so forth। चलिए, एसिड्स की प्रॉपर्टी के बाद बच्चों बात आती है बेसिस की। तो आज हम लोग बेसिस के बारे में जानने वाले हैं कि बेसिस क्या होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। तो सामने आपके दिखाई दे रहा होगा सबको कि बेसिस जो होते हैं बिटर इन टेस्ट, मतलब स्वाद में कड़वा होगा, हम उसको चखेंगे तो चख नहीं पाएंगे। कड़वा होने का मतलब जो अंदर निगला नहीं जा सके। फील सोपी टू टच, मतलब जब हम उसको टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, छुएंगे तो पता चलेगा हमको कि वो सोपी है। सोपी इट मीन्स सोप जैसा प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है या शो करता है, या फिर आप इसको वैक्स से भी लिख सकते हैं सोपी को। आगे चलते हैं कि रेड लिटमस पेपर को ब्लू करने की क्षमता होती है एसिड्स में, वो भी तब जब वो एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। साथ ही साथ कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जब हम उसको डालेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी पास कर देगी। दे वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे दे वर्क एज और एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। आगे चलते हैं। रिएक्ट्स विथ सम मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, कुछ मेटल्स के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस देगा। जैसे एक एग्जांपल हमने लिख रखा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने रिएक्शन कराया जिंक के साथ, और उसको जब हम हीट करेंगे तो सोडियम जिंकेट एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनके हमारे सामने में आती है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। सारे मेटल्स के साथ बेसिस रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन में रिएक्ट कर जाते हैं। अगली प्रॉपर्टी चलते हैं कि रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, एसिड के साथ जो रिएक्शन होगी बेसिस की वो सॉल्ट और वाटर देगा हमारे पास, और ये हम पहले से जानते हैं, चैप्टर 1 में भी पढ़ना था हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। उसके बाद रिएक्ट्स विथ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल के ऑक्साइड से जब रिएक्शन होगी किसकी, बेसिस की, तो वो सॉल्ट और वाटर बना लेगा। एक एग्जांपल हमने लिखा हुआ है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट और साथ ही साथ H2O बना लेता है। इसमें ऊपर वाली जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और नीचे वाले जिस पे डबल सर्कल हमने किया हुआ है वो तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज है बेसिस की। तो बच्चों यहां तक उम्मीद है सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं इसके आगे।
जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन छूटने ना पाए आप लोगों से। समय समय पर वीडियोस अलग अलग चैप्टर्स के मैं बना बना के डालता रहूँगा, पार्ट्स बाय पार्ट करके। और चलते हैं आगे। तो अब हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ बेसिस। बेसिस के टाइप्स कैसे कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिस। तो जैसा हमने पीछे एसिड्स में पढ़ा था वैसे ही इसकी भी टाइप होती है कि कुछ ऑर्गेनिक होगा, मिनरल होगा, साथ ही साथ कंसंट्रेशन के आधार पे भी इसका कैटेगराइजेशन होगा। साथ ही साथ हम देखेंगे कि OH माइनस आयन जो जितना ज़्यादा लिबरेट करेगा उसके आधार पे भी हम इसको बांटेंगे। तो ब्रॉडली हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग तरह की टाइप। वापस से वही डेफिनेशन लिखना सही नहीं है। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होता है, तो एग्जांपल जान लेते हैं कि जैसे NaOH और KOH स्ट्रॉन्ग बेसिस कहे जाते हैं। वीक बेसिस क्या होते हैं, तो CaOH2 है, MgOH2 है, ये सारे NH4OH है, ये सारे वीक बेसिस। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को दो डिफरेंट काइंड के बेसिस के बारे में जानना है कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट क्या होता है। डाइल्यूट बेस एंड कॉन्सेंट्रेटेड बेस, सीधा समझ लेते हैं इस बात को। मतलब हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया, एक वाटर लिया एक कंटेनर में और उसमें हमने बेस मिलाना शुरू किया। वाटर के कंपैरिजन में अगर बेस की मात्रा कम होगी तो उसको हम डाइल्यूट बोलेंगे। इट मीन्स पानी का मात्रा, पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है बेस के कंपैरिजन में, और अगर वही पानी का क्वांटिटी कम हो जाए बेस के कंपैरिजन में तो वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस बोला जाएगा। अब ये क्या होता है, ये आपको डिल्यूशन पे डिपेंड करता है कि हमने वाटर किस रेशियो में मिलाया है और बेस किस रेशियो में मिलाया। आप सबको पता है कि सॉल्यूशन जो होता है, कोई सा भी सॉल्यूशन वो दो चीज़ों के मिलाने से बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो बेस जो यहाँ पे है वो सॉल्यूट का काम करेगा और जो वाटर हमारे पास है वो ऑलवेज जनरल सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर। तो सॉल्वेंट का रेशियो अगर सॉल्यूट से कम है तो इट मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड का केस हो गया, चाहे वो एसिड हो या बेस। और अगर सॉल्यूट का रेशियो ज्यादा है और सॉल्वेंट का रेशियो कम है तो दैट इज डाइल्यूट का कंडीशन हो जाएगा। आइए इससे आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोगों को जानना है इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो एसिड और बेसिस की प्रॉपर्टी जब हम लोग जान लेते हैं तो हमने इसमें देखा कि हर एक एसिड को जांचने के लिए, परखने के लिए कि कौन सा एसिड कैसा है, मतलब पता कैसे लगेगा कि कोई गिवन सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स हैं जिनके बारे में हमको जानना है। आइए देखते हैं। इंडिकेटर्स बेसिकली होता क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं रंग परिवर्तक। तो नाम से ही आपको लग गया होगा कि जो अपने रंग का, जो अपने कलर का परिवर्तन करे एसिड और बेसिस के साथ, वही क्या होगा हमारे पास, इंडिकेटर्स होगा। तो देख लेते हैं हम लोग कि इंडिकेटर्स क्या होता है। तो डेफिनेशन इसका है कि दिस इज अ डाई, दिस इज अ डाई विच चेंजेज इट्स कलर विथ एसिड एंड बेस। मतलब एक ऐसा डाई जो एसिड और बेस के साथ अपने कलर को चेंज करता हो, रंग को परिवर्तित करता हो, वो क्या कहलाएगा, इंडिकेटर्स कहलाएगा। अब इंडिकेटर्स बहुत तरह के होते हैं, देख लेते हैं कि करके हम लोग वो सारा। कि सबसे पहला जो इंडिकेटर होगा वो नेचुरल इंडिकेटर होगा। नेचुरल इंडिकेटर सबसे पहले हम लोग इसमें बात करने वाले हैं टर्मेरिक की, उसके बाद रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, उसके बाद नेचुरल के बाद इसी में हम लोग बात कर लेंगे लिटमस के बारे में भी। मैं लिटमस की बात कर रहा हूँ, लिटमस पेपर की नहीं, लिटमस। उसके बाद होता है सिंथेटिक और मैनमेड या आर्टिफिशियल, आप उसको बोल सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हम एग्जांपल्स यहाँ आपको लिख देते हैं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जो मैनमेड इंडिकेटर्स है, जैसे बात करेंगे हम लोग लिटमस पेपर की,
तो लिटमस पेपर जो है वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये लिटमस से तैयार होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फिनोल्फथेलीन, साथ ही हम लोग बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज। ये सारे के सारे इंडिकेटर्स जो हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कहे जा सकते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा एक इंडिकेटर है जो बुक में पढ़ना है आपको, वो है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होता है? तो द इंडिकेटर्स which changes its order या फिर स्मेल with an acid और बेस, जो अपने ऑर्डर या स्मेल को चेंज कर दे, मतलब जो अपने सुगंध को चेंज कर देगा एसिड और बेस के साथ, वो हो जाएगा ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जैसे हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्लोव ऑयल, उसके बाद ऑनियन, etc। इसके साथ ही साथ एक और इंडिकेटर है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है अपने पास यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर इसमें होता है पीएच स्केल। पीएच स्केल के बारे में हम अलग से जानने वाले हैं, तो उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये 3 इंडिकेटर जो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं, उसके बारे में हमने आपको बता दिया कि इन नेचुरल इंडिकेटर्स जो प्रकृति में पाए जाने वाले इंडिकेटर्स है, जैसे टर्मरिक है, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट है, लिटमस है, ये सब के सब प्रकृति में एज इट इज पाए जाते हैं। दूसरा है सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक या आर्टिफिशियल, इट मीन्स मैन मेड। लिटमस पेपर जो है, फिनोल्फथेलीन जो है, या फिर मिथाइल ऑरेंज जो है, ये सब मिथाइल ऑरेंज है, मिथाइल ऑरेंज, ये सारे क्या है हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनके बारे में हमने आपको बताया कि वो अपना ऑर्डर या स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के साथ, और यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। इंडिकेटर्स के कलर्स वगैरह के बारे में हमको जानना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जनरली आपसे इस चैप्टर में पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो आज इसको सॉर्ट आउट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग कुछ इंडिकेटर्स की बात करने वाले हैं, उसके बाद एसिडिक सॉल्यूशन में क्या बिहेवियर होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं, और साथ ही साथ बेसिक सॉल्यूशन में उनका क्या बिहेवियर होगा वो हम लोग लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है लिटमस। तो बच्चों लिटमस का अपना जो कलर होता है वो पर्पल होता है। लिटमस खुद जो है वो पर्पल कलर का होता है। जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाएंगे तो ये रेड कलर देगा। जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये रेड कलर का हो जाएगा, और जब बेसिक में डालेंगे तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कि लिटमस हमारे पास खुद उसका कलर होता है पर्पल, और जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन में हमने डाला तो हमने पाया कि ये रेड कलर हो जा रहा है, और जब इसको हमने बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट किया तो हमने पाया कि ये ब्लू कलर का एक्सट्रैक्ट, ब्लू कलर फॉर्म कर रहा है। बढ़ते हैं आगे। अगला है अपने पास फिनोल्फथेलीन। दूसरा जो अपने पास आएगा वो आएगा फिनोल्फथेलीन। और बच्चों ये कलरलेस होता है, इसका अपना कोई कलर नहीं होता है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जब हम डालेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, नो चेंज, दैट इज कलरलेस। और वहीं जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये पिंक कलर का हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे। थर्ड वन जो है वो है मिथाइल ऑरेंज। अब नाम में ही ऑरेंज लगा है तो आपको पता होगा, बताने की जरूरत नहीं है कि ये ऑरेंज कलर का होता है। जो इसका ओरिजिनल कलर होता है वो जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड हो जाता है, और जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे बच्चों तो ये येलो हो जाएगा। मतलब यहाँ तक हम लोगों ने 3 अलग अलग इंडिकेटर्स और उनका एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन के साथ बिहेवियर को जान लिया। अब हम देखते हैं आगे।
अगला हमारे पास है, जिसकी हमने अभी ऊपर में बात किया था, टर्मेरिक, जिसको आप लोग भली बात ही जानते होंगे, किचन में प्रयोग होने वाला जो हल्दी होता है वो। ये खुद व खुद येलो कलर का होता है। जब इसको हम एसिडिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो नो चेंज, लेकिन जब इसको हम बेसिक सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे तो ब्राउन या फिर रेड कलर का फॉर्मेशन बनेगा इससे। और उसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट है वो है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। फिफ्थ वन है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल गोभी का एक्सट्रैक्ट, लाल गोभी फूल भी बोलते हैं इसको। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट जो होता है, देख के ही पता चल रहा है कि लाल रंग का होगा, और साथ ही साथ एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रेड कलर देगा, बेसिक सॉल्यूशन के साथ ये ग्रीन कलर देगा। ये 5 के 5 जो इंडिकेटर्स अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं वो सब के सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबको याद कर लेना है हमें। हर हाल में ये हमें याद होना चाहिए, नहीं तो आगे हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो इसको हर हाल में आप याद करने की कोशिश करेंगे। 2-4 बार अगर अच्छे से आप इसको लिख लेते हैं तो सब लोगों को ये अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो फिर इसके आगे की बात हम लोग अगले नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं।